हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी रेलवे के इम्पोर्टेंट प्रश्नों करेंगे, ठीक है, जो कि आपके एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ, एनटीपीसी और एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न जो है चैप्टर फिजिक्स से लिए गए हैं। इसमें हम लोग खास करके लाइट के रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, यदि प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण खाली स्थान के बराबर होगा। देखिए, जब हम अवतल दर्पण की बात करते हैं उसमें कोई प्रकाश की किरण जो है वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात उसी लाइन पर वापस हो जाती है, ठीक है। इसलिए जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में और वक्रता केंद्र से गुजरना चाहिए, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल जो होता है 0 डिग्री होता है। ये जो दोनों किरणें होती है वो संपाती हो जाती है। क्या हो जाती है? संपाती हो जाती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाती है। ओके, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 17/8/2022 के पेपर में, मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रकार की प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है? देखिए, तो पर्दे पर जो प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है वो होता है वास्तविक और बड़ा, ठीक है, और वास्तविक और छोटा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को ही सिर्फ और सिर्फ हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी को प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लाया जा सकता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए और बी दोनों, ठीक है, ये दोनों ही सही है। ये दोनों को ही हम पर्दों पर ला सकते हैं, ओके, जबकि आभासी को नहीं ला सकते हैं, ठीक है। ये भी पेपर में पूछा गया था 17/8/22 के पेपर में, मॉर्निंग शिफ्ट में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी एफ के पदों में, स्मॉल एफ के पदों में खाली स्थान के बराबर है। देखिए, जो ये दूरी होती है, ये जो होती है, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है फोकस। क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है, ठीक है। तो और वक्रता केंद्र क्या कहा जाता है? इसे सी कहा जाता है। तो जो फोकस होता है इसका डबल होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है? डबल होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है सी बराबर 2f। एफ को 2 टाइम करेंगे तो वो वक्रता केंद्र के बराबर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, इसके जवाब की बात कीजिए, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी 17/8/22 के पेपर में आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है, ठीक है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, सही है, इसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, वो देखिए। यह अवतल गोलीय दर्पण है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक है और यह एक अभिसारी दर्पण है, ठीक है। देखिए, जो सूर्य का प्रतिबिंब हम लोग बनाते हैं जिस दर्पण से, ठीक है, वो एक अवतल दर्पण होता है, ठीक है। तो ये नंबर सही होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक नहीं होती है, तो ये गलत होगा। ये एक अभिसारी दर्पण है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए और सी सही है, कथन ए और सी सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ओके। ये भी 17/8/22 के पेपर में इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक प्रकाश की किरण 2 माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण खाली स्थान के बराबर होता है। देखिए, जब इस टाइप का सिचुएशन होता है कि 2 माध्यम को पृथक करती है, ठीक है, एक प्रकाश की किरण 2 माध्यम को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश, ठीक है, अभिलंब के अनुदिश की बात हो रही, आपतित होती है, तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण जो है वो 0 डिग्री होगा, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, देखिए, हाँ,
ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में ग्रुप डी वाला पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें कि 4 ऑप्शन रहता है और पूछता है कौन सा सही है। उसमें मल्टीपल भी सही हो सकते हैं। ठीक है, कौन सा कथन सही है पूछा गया यहाँ पर। देखिए पहला है कथन, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। ठीक है, दूसरा कथन है, देखिए पहले कथन के बाद किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है, ये सही है, ये कथन पूरी तरह से सही है। ठीक है, दूसरा कथन देखते हैं, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति होती है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर बनता है, ये गलत है। ओके, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित होता है, ये भी सही है। ठीक है, 100% सही है। अगला, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर बनता है, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और सी सही होगा, तो ए और सी जो है ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये क्वेश्चन 18/8/2022 के पेपर में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग खाली स्थान के बराबर होगी। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक लड़का है जो सिंपल सा काम कर रहा है, एक दूरस्थ वस्तु का जो स्पष्ट प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर ले आया। ठीक है, तो लेंस और पर्दे के बीच की दूरी की बात हो रही है और ये फोकस के टर्म में बताना है, तो फोकस के टर्म में बात हो जाएगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ फोकस के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये भी 18/8/22 के पेपर में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, एक प्रकाशिकी उपकरण Y की फोकस दूरी धनात्मक है, Y एक खाली स्थान है। देखिए फोकस दूरी धनात्मक की बात हो रही है, कोई उपकरण Y है जिसका फोकस दूरी धनात्मक है, तो Y क्या हो सकता है। देखिए Y के लिए याद रखिएगा, Y जो फोकस दूरी धनात्मक की बात हो रही है, फोकस दूरी धनात्मक दो ही कंडीशन में होता है, एक उत्तल लेंस रहे या उत्तल दर्पण रहे, ये दोनों का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, तो ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ये 18/22 के पेपर में पूछा गया, आफ्टरनून पेपर में पूछा गया है। ठीक है, दोपहर के एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। देखिए जो तारा होता है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। ठीक है, पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, इसलिए उसका जो प्रकाश होता है उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। ठीक है, इस तारे को टिमटिमाना कहते हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडल में भौतिक स्थितियाँ बदलती रहती है, इसीलिए। ठीक है, जो अलग अलग लेयर होता है वायुमंडल का, उसके चलते ये हमको टिमटिमाता नज़र आता है। ओके, अगला सवाल है, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिए गोलीय दर्पण जो -0.5 आवर्धन का प्रतिबिंब बना रही है, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, पहला चीज़ वास्तविक होगा ये। ठीक है, उसका उल्टा होगा, कैसा होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। ओके, इसको याद रखिएगा। और अगर माइनस आवर्धन है, ठीक है, तो जो दर्पण होगा वो होगा अवतल दर्पण। कैसा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण के अभिलंब के रूप में कार्य करती है। देखिए गोलीय दर्पण के अभिलंब के रूप में कार्य करने की बात हो रही है। ऑप्शन देखते हैं, पहला ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, या फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। देखिए अभिलंब के रूप में जो कार्य करती है वो होता है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा और वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ से हमारा। ठीक है, ये पेपर जो है 18/8/22 के पेपर में आया क्वेश्चन और इवनिंग पेपर में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ग्रह टिमटिमाते नहीं क्योंकि। देखिए ग्रह का टिमटिमाना जो है वो नहीं होता है। ठीक है, पहले एक सिंपल सा रीज़न है क्योंकि वो हमसे काफ़ी ज़्यादा पृथ्वी के नज़दीक होते हैं, पर यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। जो ऑप्शन है उसमें देखा जाए तो इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि वो बिंदु के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, वो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होते हैं, इसलिए हमें वो प्रकाश के
विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए वो हमें टिमटिमाते नज़र नहीं आते हैं। जबकि जो स्टार होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं, इसलिए हमें टिमटिमाते नज़र आते हैं। ये प्रकाश के बिंदु स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम में अपवर्तित होने वाली किरण के लिए विचलन कोण, खाली स्थान, बीच का कोण होता है। देखिए जो त्रिभुजाकार कांच का प्रिज्म होता है उसमें एक साइड से लाइट जाता है, दूसरी साइड से वो लाइट अपवर्तित होकर निकलता है अलग अलग स्पेक्ट्रम में बट के। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ठीक था। विचलन कोण की बात हो रही है, तो विचलन कोण जो होता है वो होता है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण। ठीक है, इसे कहा जाता है विचलन कोण। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग घटक का विचलन अधिकतम होता है? देखिए, रंग घटक का विचलन अधिकतम की बात हो रही है, तो सबसे अधिकतम जो विचलन होता है वो होता है बैगनी रंग का, और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पानी से भरे बीकर में के अंदर रखा नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़ा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? देखिए, पानी के अंदर कुछ भी रहता है तो वो बड़ा नज़र आता है, उसके पीछे का रीजन पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो पानी होता है वो एक प्रकाश का प्रॉपर मीडियम है, प्रकाश उससे पार हो सकता है, इसलिए प्रकाश के अपवर्तन के चलते वो हमें नींबू जो है जिस साइज का है एक्चुअल उससे बड़ा दिखाई देता है। ओके, अगला है, एक जादुई दर्पण संयोजन में के सन्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपना सिर बड़ा, शरीर को समान आकार का और पैर को छोटे आकार का पाता है। ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग किस्म का मिरर यूज हुआ है, तो आपको बताना है कौन कौन सा मिरर उसमें यूज किया गया है। ठीक है, देखिए, जब हम लोग देखते हैं दर्पण में, तो जो समतल दर्पण होता है वो हमारे साइज का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो जो मिडिल भाग है, मध्य भाग है, उसके लिए समतल दर्पण का यूज हो रहा है, यानी कि इस दोनों में मिडिल भाग में समतल नहीं है तो इसको काट देंगे हम, ये दोनों में समतल है। ठीक है, तो इन दोनों में से किस में कौन सा सही होगा जवाब? देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि पैर जो है छोटा बन रहा, तो पैर का आकार जो छोटा बन रहा है ये बनेगा उत्तल दर्पण में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह खाली स्थान रंग का होता है। देखिए, अपवर्तनांक जब अधिकतम होता है तो उसका जो रंग है वो होता है बैगनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये 23/8/2022 के पेपर में पूछा गया, इवनिंग पेपर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हवा में यात्रा करने वाली प्रकाश की किरण कांच के स्लैब में प्रवेश करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, यहाँ पे सिंपल तो बोला गया, जब कोई जब प्रकाश की किरण है वो हवा में चल रही, वो जब कांच के स्लैब में इंटर होती है तो कौन सा कथन सही है? पहला, आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण निर्गत कोण से बड़ा होता है, या निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है। तो यहाँ पे सही जवाब की बात की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तीनों ही सही जवाब हैं। ठीक है, तीनों ही सही जवाब है और तीनों का तीनों एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, ये 24/8/22 के पेपर में पूछा गया है। अगला सवाल है, एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच न्यूनतम कोण क्या कहलाता है? देखिए, एक प्रकाश की किरण जब अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, कहाँ पर? ध्रुव यानी कि पोल पर। आपतित किरण और मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है, ये कहलाते हैं आपतन कोण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये 24/8/22 के पेपर में आफ्टरनून शिफ्ट में आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अपवर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य हैं? देखिए, अपवर्तन के जो नियम होते हैं ये किस दर्पण के लिए सत्य होते हैं? परावर्तन पूछा है,
तो परावर्तन याद रखिएगा, परावर्तन का जो नियम होता है वो तीनों टाइप के दर्पण पे लगता है, समतल पे भी लगता है, उत्तल पे भी लगता है, अवतल पे भी लगता है, यानी कि ए बी सी तीनों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय एक प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। पहला देखिए, माध्यम ए माध्यम बी की तुलना में प्रकाशिक रूप से सघन है, माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक है, माध्यम बी का अपवर्तनांक माध्यम ए के अपवर्तनांक से अधिक है। देखिए पहला लाइन को देखा जाए, माध्यम ए माध्यम बी की तुलना में प्रकाशिक रूप से सघन है, तो ये गलत है। दूसरा देखिए, माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी के तुलना में अधिक है, ये सही जवाब है। माध्यम बी का अपवर्तनांक माध्यम ए के अपवर्तनांक से अधिक है, ये भी सही है। जो सघन होगा उसका अपवर्तनांक जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। तो आज की वीडियो में इतना फ्रेंड, हम लोगों ने लगभग 25 प्रश्न किए हैं। ठीक है, जो टाइप सेट था आपके लिए, ये फिजिक्स के थे, और फिजिक्स से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो भी पूछा जाता है फिजिक्स के एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले फिजिक्स के चैप्टर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।